हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा हाईवे का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, कल का फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था इंट्रोडक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से रोड कंस्ट्रक्ट हुए थे। ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखी थी। ठीक है, और डेवलपमेंट देखा था। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। आज की क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ रोड। कल क्लास में एक आपका छूट गया था, मेटकाप कंस्ट्रक्शन। हमने टेलकोड पढ़ लिया था, मेकाडेम पढ़ लिया था। ठीक है, रोमन रोड्स पढ़ लिया था, सारी चीजें पढ़ ली थी। बस एक रह गया था आपका मेटकाप कंस्ट्रक्शन। तो देखो मेटकाप क्या था। मेटकाप आपका ब्लाइंड पर्सन था और उसमें रोड का कंस्ट्रक्शन करा गया इंग्लैंड में। ठीक है, क्या करा था उसने मैन। मेटकाप बिलीव दैट अ गुड रोड शुड हैव गुड फाउंडेशन एंड बी वेल ड्रेनेज। मतलब अगर आपको एक अच्छा रोड बनाना है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बी वेल ड्रेन मतलब उसमें अच्छा ड्रेनेज होना चाहिए। एंड हैव स्मूथ कॉन्वेक्स राउंडेड सरफेस टू अलो रेनफॉल टू ड्रेन क्विकली इनटू द डिचेस ऑफ साइड ड्रेन। ठीक है, उसका जो सरफेस है टॉप का कॉन्वेक्स स्मूथ सरफेस होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कैम्बर दे दिया है। कैम्बर दे दिया तो क्या होगा, जो रेनफॉल आएगी वो आपके साइड ड्रेन्स में इजीली चले जाएगी। ठीक है, ज्यादा देर तक आपके पेमेंट के ऊपर रुकेगी नहीं। बस यही आपका एक लास्ट था। बाकी आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। अब रोड का क्लासिफिकेशन देखो कैसे कैसे करा गया। फर्स्ट रोड का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ देयर यूज। कितने टाइम के लिए आपने यूज करा है। एक आता है आपका ऑल वेदर रोड, दूसरा आता है आपका फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर ऑल वेदर रोड के अंदर भी आपके पेव्ड एंड नॉन पेव्ड रोड आते हैं। फेयर वेदर रोड के अंदर आपके सरफेस एंड नॉन सरफेस रोड आते हैं। देखो सबसे पहले तो ऑल वेदर रोड और फेयर वेदर रोड को ऐसे समझो कि ऐसे रोड जो पूरा टाइम चालू रहते हैं। ठीक है, कोई सी भी वेदर हो, बरसात हो या ज्यादा बर्फ गिरी हो, किस भी वेदर हो, हर टाइम चालू रहते हैं, वो आपके ऑल वेदर रोड्स में आते हैं। और ऐसे जो कभी कभार बंद हो जाते हैं, जैसे अगर ब्रिज के हम देखें रोड, तो कई बार उनको बंद करना पड़ता है। ठीक है, कई बार जहाँ पर ज्यादा बर्फ गिर जाती है तो रोड स्लिपरी हो जाता है, तो उस रोड को बंद करना पड़ता है। तो ऐसे रोड किसमें आ जाते हैं, आपके फेयर वेदर रोड। अब इसके अंदर भी कुछ उन्होंने टाइप्स बोले हैं, पेव्ड रोड एंड नॉन पेव्ड रोड। दूसरा है सरफेस और नॉन सरफेस रोड। पेव्ड का मीनिंग होता है कि आपका जो सरफेस है वो कैसा है, हार्ड सरफेस है। ठीक है, स्मूथ सरफेस नहीं, आपने उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके उस सरफेस को बनाया है। इसमें आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो वाटर बाउंड मेकाडेम रोड का। ठीक है, और नॉन पेव्ड रोड में जो आपने बस बना दिया है, उसको अच्छे से नहीं कॉम्पेक्शन करा है, उसमें पानी आराम से पेनिट्रेट कर सकता है, इस टाइप के रोड। ठीक है, दूसरा आपका फेयर वेदर रोड। फेयर वेदर रोड में दो टाइप के रोड आपको बताएं, एक सरफेस रोड और एक नॉन सरफेस रोड। इसको ऐसे समझो, सरफेस रोड में हम तब बोलेंगे अगर आपने बिटुमिन या फिर कंक्रीट की अगर लेयर अप्लाई कर रखी है टॉप पे, तो आपका सरफेस रोड होगा। अगर उस पर लेयर नहीं अप्लाई करिए, ना ही बिटुमिन की ना ही आपकी कंक्रीट की, तो कैसे होगा, नॉन सरफेस रोड। ठीक, आगे देखो। अब बेस्ड ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम के बेसिस पे भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट आपका लाइट ट्रैफिक रोड। ठीक है, लाइट ट्रैफिक रोड किसको कहेंगे, जहां पर आपका 400 व्हीकल्स डेली ऑन एवरेज। ठीक है, जहां पर आप कितने व्हीकल मूव कर रहे हो, 400 एवरेज, इसको हम कहेंगे लाइट ट्रैफिक रोड। नेक्स्ट आपका मीडियम ट्रैफिक रोड। मीडियम ट्रैफिक रोड हम किसके कहेंगे, ऐसा रोड जो कि ट्रैफिक कैरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 400 टू 1000 व्हीकल्स का। ठीक है, ऐसे रोड हम कहेंगे मीडियम ट्रैफिक रोड। थर्ड है आपका हाई ट्रैफिक रोड। हाई ट्रैफिक रोड वही चीज याद रखना, 400, 400 से 1000 और 1000 से ज्यादा। ठीक है, 400 से कम लाइट ट्रैफिक, 400 से 1000 तक मीडियम ट्रैफिक, और अगर 1000 से ज्यादा व्हीकल कैरी कर रहा है वो आपका हो जाएगा हाई ट्रैफिक रोड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन एंड फंक्शन के बेसिस पे आपके जो क्लासिफिकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन। देखो फर्स्ट आपका आता है नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या होते हैं, नेशनल हाईवे आपके पूरे, जैसे अगर हम हमारी पूरी कंट्री को देखें तो पूरी लेंथ और विड्थ को क्या करके रखा है, उन्होंने कवर करके रखा है। ठीक है, देखो नेशनल हाईवे में, नेशनल हाईवे आर मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हाईवे कनेक्टिंग मेजर पोर्ट्स
ठीक है, जो जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं सी साइड उनको कनेक्ट करके रखा है। उसके बाद आपके फॉरेन हाईवेज जो कनेक्ट हुए हैं उनको कनेक्ट कर रखा है, जो दूसरे कंट्री से स्टार्ट हुए हैं। दूसरा आपका कैपिटल्स ऑफ लार्ज स्टेट, बड़े बड़े स्टेट्स के जो कैपिटल हैं उनको कनेक्शन दिया गया है, किसके द्वारा, आपके नेशनल हाईवे से कनेक्ट करा है। एंड लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, टूरिज्म सेंटर इंक्लूडिंग रोड रिक्वायर फॉर स्ट्रेटेजिक मूवमेंट फॉर द डिफेंस, ठीक है, डिफेंस पर्पज के लिए भी हमने रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे। तो काफी इंपॉर्टेंट रोड है, और मैंने इसके बारे में कल बताया भी था कि सिर्फ कितना है 2.5%, टोटल जितना भी रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका सिर्फ 2.5% है नेशनल हाईवे, लेकिन 40% ट्रैफिक कैरी करता है आपका, ठीक है, पूरे टोटल ट्रैफिक का 40%। नेक्स्ट है आपका स्टेट हाईवे। नाम से ही समझ में आ रहा, स्टेट के अंदर जो बड़े बड़े रोड बनाए गए हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, स्टेट हाईवे। देखो, स्टेट हाईवे आर द आर्टेरियल रोड्स ऑफ स्टेट कनेक्टिंग अप विद द नेशनल हाईवे, ठीक है। आर्टेरियल रोड्स किसको कहते हैं, क्योंकि जो आपके बड़े बड़े रोड्स रहते हैं जहाँ पे हाई ट्रैफिक हम प्रोवाइड करते हैं, हाई स्पीड व्हीकल हम अलाउ करते हैं, ऐसे रोड्स को हम आर्टेरियल रोड्स कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें अब ये क्या, ये हम स्टेट हाईवे का यूज कर सकते हैं, जैसे नेशनल हाईवे का यूज कर रहे थे हम फॉरेन हाईवेज को कनेक्शन देने के लिए, स्टेट हाईवे का भी यूज करा जाता है नेशनल हाईवे के से कनेक्शन देने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर का कनेक्शन देते हैं, एंड इंपॉर्टेंट सिटीज विद इन द स्टेट एंड सर्विंग एज अ मेन आर्टेरियल रोड ट्रैफिक एंड टू फॉर्म डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज को मेन डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्यों बनाए जाते हैं, देखो एमडीआर इंपॉर्टेंट रोड्स विथ अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरिया ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल कनेक्टिंग विथ अदर मेजर रोड्स एंड स्ट्रेटेजिक हाईवे। जिससे आपका मान लो कहीं पर इंडस्ट्री है, कहाँ कहीं पर एक बड़ा प्रोडक्शन का एरिया है जिसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो आप ऐसे एरिया को आपको एक मार्केट से कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे एरिया को आपको एक मार्केट से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या रोड बनाते हो, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मेनली हम इसके लिए बनाते हैं, ताकि इन प्रोडक्शन एरिया इन इंडस्ट्रियल एरिया को एक कनेक्शन मिले बड़े डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, एक मार्केट से, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्यों बनाया जाता है, देखो ओडीआर सर्व रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड देन आउटलेट टू द मार्केट, ठीक है, ये भी आपका किसका काम में आ रहा है, ये रूरल एरिया के काम में आ रहा है, ठीक है, ऐसा रूरल एरिया जहां पर आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा करा जाता है, ठीक है, तो इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा रोड बनाते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। लास्ट आपका विलेज रोड, विलेज से विलेज कनेक्शन देने के लिए, और विलेज को अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा रोड प्रोवाइड करते हैं, आपके विलेज रोड। अब एक नोट ध्यान रखो, जैसे ये तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, ओवरऑल हम अगर देखें पूरे कंट्री में तो किस हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन करे हैं, लेकिन अगर हम एक सिटी की बात करें, एक अर्बन एरिया की बात करें, तो उसमें आपने कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, तो देखो इसे नीचे से ऊपर चलना है आपको, इस टाइप से नीचे से ऊपर जाना है। फर्स्ट है आपका लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट मतलब अगर आपके घर के सामने जो गलियारे हैं उसको हम कहते हैं लोकल स्ट्रीट, ठीक है, आपके घर के सामने जो भी गली है वही आपकी है लोकल स्ट्रीट। उसके बाद आता है आपकी कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट क्या करती है, जो आपके लोकल स्ट्रीट में लोग आएंगे उनको कलेक्ट करके आप किसमें भेजते हो, सब आर्टेरियल रोड। सब आर्टेरियल रोड और आर्टेरियल रोड, इन दोनों में बस इतना ही फर्क है कि आपके आर्टेरियल रोड में आप हाई स्पीड व्हीकल को अलाउ करते हो, ठीक है, और जो आप क्रॉस सेक्शन हम प्रोवाइड करते हो, मतलब जो क्रॉसिंग प्रोवाइड करते हो वो आप बीच रोड में नहीं प्रोवाइड करते, जहां पर इंटरसेक्शन आएगा वहीं पर क्रॉसिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सब आर्टेरियल रोड में थोड़ा कम ट्रैफिक होता है, ठीक है, तो लो स्पीड व्हीकल रहते हैं, और यहाँ पर आप बीच में से भी क्रॉसिंग अलाउ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब कल जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने रोड का डेवलपमेंट आपका बड़ा था, रोड की रिक्वायरमेंट बड़ी थी, ठीक है, तो हमने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जयकार कमेटी, जिसके हेड कौन थे, एम आर जयकार, ठीक। तो उसी का आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कल मैंने आपको बोला था कि डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। देखो जयकार कमेटी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड एंड दैट इमीडिएटली फाउंड अ रैपिड ग्रोथ इन मोटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आपके मोटर ट्रांसपोर्ट में एक रैपिड ग्रोथ दिख गई। उस रैपिड ग्रोथ के लिए हमने क्या करा, रोड का कंस्ट्रक्शन करा। सो नीड ऑफ बेटर रोड्स बिकम नेसेसरी।
For that, the government of India appointed a committee called Road Development Committee. Road Development Committee जिसके हेड कौन थे? मिस्टर M.R. जयकार एज अ चेयरमैन. उसी कमेटी का क्या नाम रख दिया गया? जयकार कमेटी. ये नाम ध्यान रखना, M.R. जयकार. M.R. का फुल फॉर्म है मुकुंद राव. मुकुंद राव जयकार. आगे देखो. This committee came to be known as जयकार कमेटी. इसके आपको क्या याद रखनी है? डेट याद रखनी है कि कब इसको बनाया गया. ठीक है. नेक्स्ट आगे देखो. जयकार कमेटी के रिकमेंडेशन, क्या क्या कहा जयकार कमेटी ने कि हमें रोड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए. ठीक है. कमेटी फाउंड दैट द रोड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री has become beyond the capacity of local government and suggested that central government should take the proper charge considering it as a matter of national interest. क्या कहा गया कि जो रोड डेवलपमेंट का काम है ये आपकी लोकल गवर्नमेंट के बाहर जा रहा है. लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी बाहर जा रहा है. लोकल गवर्नमेंट मतलब जो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट से उसकी बात हो रही है. अब इसको हमें एक नेशनल इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. सबसे पहला काम इन्होंने ये करा. अब इन्होंने क्या करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है इंडियन रोड कांग्रेस. ठीक है. अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला रोड डेवलपमेंट के लिए? 2020 ईयर के रोड प्लान बनाओ. ठीक है. ज्यादा फोकस किसको दिया गया कि लॉन्ग टर्म के रोड बनाया जाए. They gave more stress on long-term planning program for a period of 20 years. For a period of 20 years, hence called 20-year road plan. This is the formulated plan and implemented those plan with the next 20 years. ठीक है. क्या करा? रोड प्लान बनाए गए और उसको इम्प्लीमेंट करा गया. हर 20 ईयर के 3 रोड प्लान बनाए गए थे. One of the recommendation was holding of period road conference discuss about the road construction and development. बात तो हो रही थी ना कि ठीक है हमने प्लान तो बनाए हैं, तो इसका रोड का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इस चीज को ध्यान कौन देगा. कमेटी में ये सब बातें करी गई. तो फिर किसका डेवलपमेंट करा गया? फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? एक सेमी ऑफिशियल बॉडी, सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी. क्या नाम था जिसका? इंडियन रोड कांग्रेस. ईयर याद रखना 1934. ठीक है. डेट से पहले से ही है तो मार्क करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो आईआरसी है वो कैसी बॉडी है. जब उसको बनाया गया था तब वो कैसी बॉडी थी? सेमी ऑफिशियल बॉडी थी. ठीक है. उसके बाद द कमिटी सजेस्टेड imposition of additional tax on motor transport including duty on motor split vehicle taxation license fees for vehicle plying for hire. देखो क्या होता है, बात तो हो गई थी कि रोड बनाएंगे, लेकिन रोड के लिए पैसा कहाँ से लेके आएंगे? ये रोड के लिए पैसा भी चाहिए. तो फिर रोड के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करा गया कि टैक्सेस लगाए गए. और टैक्सेस किसके किस में लगाए गए? देखो मोटर स्प्रिट्स व्हीकल टैक्सेशन किया गया, लाइसेंस फीस ली गई. ठीक है. और अगर आप व्हीकल हायर कर रहे हो हर चीज के लिए टैक्सेस लगाए गए. तो अब इससे क्या हुआ कि टैक्सेस कौन लेगा? इसके लिए बनाया गया आपका सेंट्रल रोड फंड. ईयर 1929. 1929 में क्या बनाया गया आपका? सेंट्रल रोड फंड, जिसमें आपके क्या कुछ टैक्सेस लगाए गए. अब ये टैक्सेस लगते किस पे थे? ये पेट्रोल पे लगते थे टैक्सेस. ठीक है. दिस फंड वॉज इंटेंडेड फॉर रोड डेवलपमेंट. किसके लिए आपने टैक्स लगाए थे? ये फंड जो इकट्ठा करा था किसके लिए करा था? मेनली आपके रोड डेवलपमेंट के लिए. आगे देखो. अब वेरियस 20 ईयर रोड प्लान. बात तो करी थी कि हमें लॉन्ग टर्म रोड प्लान बनाने हैं. ठीक है. तो कैसे कैसे रोड बनाए, कैसे कैसे आपके प्लान थे. तो जो फर्स्ट प्लान था 20 ईयर का वो था आपका नागपुर रोड प्लान. ठीक है. फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान क्या था आपका? नागपुर रोड प्लान. स्पान याद रखना उसका. स्पान है 1943 से लेकर 1963. ठीक है. अब इसमें क्या क्या बातें करी गई ये देखो. In 1943, Conference of Chief Engineer of all the state was called by the government of India at the Nagpur at the initiative of IRC to finalize the road development plan for the country. In this first 20-year road development plan, R were classified into 5 categories.
देखो जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था इसमें ना रोड का कैटेगराइजेशन करा गया कि आपको कौन कौन से तरीके के रोड बनाने हैं और रोड को कितने डिवाइडेशन देने हैं। तो फर्स्ट आपका नेशनल हाईवे, सेकंड स्टेट हाईवे, थर्ड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये सारे क्या होते हैं अभी हमने देख लिए। ठीक है, ये सारे के सारे 5 क्लासिफिकेशन करे गए थे किसमें, आपके किसमें, नागपुर रोड प्लान में। आपका लखनऊ और मुंबई में थोड़े से क्लासिफिकेशन अलग तरीके के हो गए थे। अब यहाँ पे टारगेट क्या रखा गया था, कल ही मैंने बताया था, यहाँ पे टारगेट रखा गया था 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अगर एक 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया देखें तो उसमें कम से कम 16 किलोमीटर का रोड रहना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या बता रहा है, डेंसिटी बता रहा है। द टारगेट वॉज अचीव्ड बाय अबाउट 2 ईयर अर्लियर इन 1961। आपका स्पान कितना था, 1943 से लेकर 1963, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया था, 1961 में। रोड कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हो गया था, 1961 में। तो जो नेक्स्ट प्लान था वो 1961 से ही एग्जीक्यूट करा गया। द टारगेट रोड लेंथ इन द नागपुर प्लान इज 532,700। कभी कभार टारगेट लेंथ पूछ ली जाती है कि क्या टारगेट लेंथ रखी गई थी। अब यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो करा गया था रोड बनाने का, कैसा पैटर्न फॉलो करा गया था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न फॉलो करा था। पैटर्न कैसे होते हैं, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड रेडियल पैटर्न। ठीक है, सारे तरीके के पैटर्न अभी हम आगे देखेंगे। देखो ये दो फॉर्मूले हैं, पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अगर याद रख सको तो प्लीज रखना। आपने देखे हुए होंगे पीवाईक्यूज में वाले फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हैं आपके नागपुर रोड प्लान के। एज पर नागपुर रोड प्लान अगर आपको लेंथ निकालनी है नेशनल हाईवे की और स्टेट हाईवे की तो क्या फॉर्मूले हैं, तो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इन माइल्स के लिए क्या फॉर्मूला आपका, a/5 + b/20 + n + 5 td और r। अब ये सब क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, टी क्या है, डी क्या है, यहाँ है ये लिखा है। बी है नॉन एग्रीकल्चरल एरिया इन स्क्वायर माइल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज हैविंग पॉपुलेशन 2000 to 5000। टी क्या है, ऐसा टाउन जिसकी पॉपुलेशन 5000 से अबव है। एन डी क्या है, अलाउंस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आर क्या है, रेलवे माइलेज इन द एरिया अंडर कंसिडरेशन। ए नहीं लिखा है यहाँ पे, ए है यहाँ पर एग्रीकल्चरल एरिया, ए लिख देता हूँ मैं। स्क्वायर माइल्स, एक चीज ध्यान रखना, ये किलोमीटर में नहीं निकाल के देता है ना आपको, माइल्स के अंदर निकाल के देता है। जो भी आपको रोड की लेंथ निकाल के देगा माइल्स में निकाल के देगा। अब ये था आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। बच्चे आपके अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है VQRSD वाला। यहाँ पे क्यू क्या है, नंबर ऑफ विलेज पॉपुलेशन 500 to 1000। यहाँ पर भी वी नहीं लिखा है ना, तो वी मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ villages having population less than 500। ठीक है, आर है आपका नंबर ऑफ विलेज पॉपुलेशन जिसकी 1000 से 2000 तक हो। एस क्या है, इस नंबर ऑफ विलेज जिनकी पॉपुलेशन 2000 से लेकर 5000 तक हो। और डी क्या है आपका, अलाउंस किसके लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट 20 ईयर। ठीक है, अगला जैसे हम 20 साल का प्लान है तो जो फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट तो होगा, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगा या फिर इंडस्ट्रियल में डेवलपमेंट होगा, तो ये वाला फैक्टर भी लेकर सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले ध्यान रख सको तो बिल्कुल ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान या फिर जिसको बोला जाता है बॉम्बे रोड प्लान। चलो देखो, दिस प्लान वाज इनिशिएटेड बाय IRC एंड फाइनलाइज्ड इन 1959। ठीक है, इनिशिएट किसने करा था, IRC ने, और फाइनल कब हो चुका ना 1959 में, और एग्जीक्यूट कब हुआ था 1961 में, और कंप्लीट कब हुआ था 1981 में। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखना, कब स्टार्ट हुआ था 1961 में,
और क्यों स्टार्ट हुआ था इसका अभी आपको पता है, क्योंकि जो आपका नागपुर प्लान था वो 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था। हेलो। ठीक है। जो नागपुर प्लान था आपका 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था। दिस प्लान वॉज इनिशिएटेड बाई IRC एंड फाइनलाइज्ड इन 1959। द प्लान consider the development in the country in various fields. The target road length at the end of this plan was, ये चीज कल भी आई थी, 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ध्यान रखनी है, वहां पे 16, यहाँ पे हो गई 32। ठीक है, 32 किलोमीटर का रोड आपको मिलना चाहिए एक 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। ठीक, और यहाँ पर क्या बात करी गई थी, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक्सप्रेस वे। कितने लेंथ का, 600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई थी, इससे पहले कितनी थी, 5, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब कितने हो गई, 6 हो गई है, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR और विलेज रोड। टोटल रोड लेंथ डेवलप्ड बाय 1974 वाज 11,45,000 किलोमीटर, 11,45,000 किलोमीटर। 1974 में आपने कितनी लेंथ कंप्लीट कर ली थी, 11,4500 45,000 सॉरी 11,45,000 आपने कंप्लीट कर ली थी। लखनऊ रोड कांग्रेस, लखनऊ रोड प्लान आएगा आपका। लखनऊ रोड प्लान को बोला जाता है थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, या फिर आप बोल दो लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, 1981 से लेकर, 2 मिनट इसमें थोड़ा सा, ठीक, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। अब इसका स्पान 1981 से लेकर 2001। ठीक है, क्योंकि 1981 में क्या कंप्लीट हुआ था आपका, बॉम्बे रोड प्लान कंप्लीट हुआ था, तो इसके बाद स्टार्ट करेगा आपका थर्ड लखनऊ। अब इसमें देखो क्या क्या एम रखे गए, इट्स एम at constructing a road length of 12 lakh kilometer by the year 1981, resulting in the road density of 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ा दी आपने, पहले थी 32, अब सीधी कर दी 82 किलोमीटर का रोड होना चाहिए, कितने, हर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। द प्लान है सेट टारगेट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 7th 8th एंड 9th 5 ईयर पीरियड। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे टारगेट लेंथ थी, जो आपने यहाँ पर मान के रखी थी, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। इट एम्स टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ये चीज कल भी बताई थी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड करी गई कि हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पे भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद आपको विलेजेस टाउन्स में भी रोड बनाना है, मतलब कोई सा पार्ट नहीं छूटना चाहिए आपका रोड बनाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या बात करी गई थी, सच दैट नो पार्ट ऑफ कंट्री इज farther than 550 किलोमीटर फ्रॉम नेशनल हाईवे। मतलब आपका कोई सा भी विलेज हो, ठीक है, कोई सा भी विलेज हो या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो या कोई सा भी सिटी हो, आपका 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी नेशनल हाईवे से। ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए वो विलेज या फिर वो सिटी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखी गई थी आपकी बॉम्बे रोड प्लान में और लखनऊ रोड प्लान में। अब मेन ये है फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि तो पूछा जाता है। अगर आपको नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है, सॉरी टोटल लेंथ निकालनी है, तो टोटल लेंथ के लिए फॉर्मूला है आपके पास ये। नेशनल हाईवे की लेंथ निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला है
एरिया अपॉन 50। एरिया नेशनल हाईवे की निकालनी है तो कंट्री का एरिया दिया रहेगा, सब कुछ गिवन रहेगा, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर वैल्यू आ जाएगी। स्टेट हाईवे की लेंथ निकालना है तो दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से हमें क्या लेना है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। लेंथ ऑफ एमडीआर अगर निकालना है तो मैक्सिमम ऑफ एरिया बाय 12.5 या फिर 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स। ठीक है, सब कुछ गिवन रहेगा, नंबर ऑफ टाउन्स भी गिवन रहेंगे और एरिया भी गिवन रहेगा, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। आगे बढ़ो। अभी मैंने आपको बताए थे प्लान, ठीक है, पैटर्न कि किस पैटर्न में रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, अंधाधुंध रोड तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करेंगे, सर्कुलर पैटर्न फॉलो करते हैं या रेक्टेंगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। तो कौन कौन से पैटर्न है जो हम फॉलो करते हैं, देखो फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। ठीक है, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। रेक्टेंगुलर और ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले तो जो पूरा सर्कल हमें दिख रहा है वो कैसे पूरा जो एरिया दिख रहा है कैसे दिख रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन में दिख रहा है, उसके अंदर भी जो हमने ब्लॉक बांट रखे हैं, कैसे बांट रखे हैं, आपके स्क्वायर में ब्लॉक बांट रखे हैं। देखो बिल्डअप एरिया, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे आपके घर कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, और ये जो पतले पतले से लाइनें दिख रही है सब आपके क्या है, मेन रोड्स हैं, और ये बीच का आपका सेंट्रल आइलैंड। ठीक है, बीच का मेन एरिया, उससे आपके कैसे कैसे स्ट्रेट स्ट्रेट रोड निकले हैं और उसी के अंदर ब्लॉक्स बनाए हैं जिसके आपका क्या होगा, बिल्डअप एरिया बनेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। सेकेंड आता है आपका रेडियल एंड स्टार पैटर्न। रेडियल और स्टार क्यों बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले तो बीच में आपका वही सेंट्रल बिजनेस एरिया, अब उस सेंटर के एरिया से आपने जो रोड निकाले हैं कैसे निकाले हैं, रेडियली निकाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो बिल्डअप एरिया बनाने के लिए जिस टाइप से रोड बनाया तो अंदर भी क्या करा आपने, ब्लॉक बना के रखे हैं। ठीक है, तो रेडियल और स्टार बोल दो या फिर रेडियल, सॉरी रेडियल और स्टार, या तो आप रेडियल बोल दो या फिर स्टार बोल दो, लेकिन साथ में क्या लगेगा, ब्लॉक पैटर्न, रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न या फिर स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ब्लॉक पैटर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे भी जो हमने बिल्डअप एरिया दिया किसका कैसे दिया है, स्क्वायर में दिया है, यहाँ पे भी देखो बिल्डअप एरिया दिया है तो कैसे दिया है, एक ब्लॉक बनाया हुआ है स्क्वायर में। ठीक है, तो रेडियल एंड ब्लॉक या फिर स्टार एंड ब्लॉक, स्टार भी बोल सकते हैं और रेडियल भी बोल सकते हैं, कारण ये आपको स्टार जैसा शेप दिख रहा है, और रेडियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेंटर से बाहर लाइन निकल रही है। ठीक है, थर्ड आपका है रेडियल एंड स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। सेम यही है, अपने अभी देखा रेडियल एंड ब्लॉक, सेम यही है। अब ब्लॉक की जगह हमने क्या दे दिया है, सर्कुलर पैटर्न में बिल्डअप एरिया दिया है, बीच में सेंट्रल बिजनेस एरिया, बीच में से सारे रोड निकल रहे हैं तो उससे हम क्या बोलेंगे, रेडियल रोड। ठीक है, अब रेडियल के बाद आपने जो यहाँ पे बिल्डअप एरिया दिया है ये कैसा दिया है, एक सर्कुलर टाइप में दिया है। ठीक है, इसको क्या हम बोल सकते हैं, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। तो रेडियल की जगह आप स्टार भी लगा सकते हो, बस इतना ध्यान रखें, ये नीचे सारे नाम लिख रखें, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ये हो जाएगा सी वाला। डी वाला है आपका रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ये भी सेम है, फर्स्ट आपने ब्लॉक में बनाए थे, सेकंड आपने सर्कुलर पोर्शन में बना दिया, यहाँ पर आपने क्या बनाया, एक ग्रिड्स टाइप दिख रही है, अगर आप देखो ये ग्रिड बनी हुई दिख रही है, इसे को हम ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रिड के शेप में आपने क्या बनाया, रोड बनाया है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इस पैटर्न को रेडियल एंड ग्रिड पैटर्न। लास्ट आपका हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, हेक्सागोनल शेप है, इसके लिए क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पैटर्न। आपका रोड क्या है इसमें, रोड ये है, जो लाइनें दिख रही है आपकी ये रोड है। ठीक है, ये आपका रोड, और बिल्डअप एरिया इसका कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या रहेगा आपका बिल्डअप एरिया। आगे देखो, द रेक्टेंगुलर पैटर्न हैज बीन अडॉप्टेड इन द सिटी रोड्स ऑफ चंडीगढ़। मतलब आपका जो ये वाला है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न कहाँ पे अडॉप्ट करा गया है आपका, चंडीगढ़ सिटी में। ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, चंडीगढ़ पैटर्न में कौन सा अडॉप्ट करा गया है आपका, रेक्टेंगुलर पैटर्न। और कन्नॉट प्लेस दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में कन्नॉट प्लेस,
कन्नॉट प्लेस और ये चंडीगढ़। हाँ, कौन सा यूज हुआ है आपका? रेडियल एंड सर्कुलर। रेडियल और सर्कुलर वाला कौन सा था? ये वाला, रेडियल और सर्कुलर। आप कुछ इंजीनियरिंग सर्वे करे जाते हैं हाईवे लोकेशन फाइंड करने के लिए। तो देखो, सबसे पहला है आपका मैप स्टडी। मैप स्टडी में हम क्या करते हैं? हमें टोपोग्राफिकल मैप दिया जाता है, ठीक है, जिसमें हमें बता दिया जाता है कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर पहाड़ है, क्या क्या है, वो सारी चीजें आपको मैप के अंदर दिखती है। अब उसके हिसाब से आप क्या करते हो? बहुत सारे अलाइनमेंट निकाल लेते हो, 3-4 अलाइनमेंट आप देख लेते हो कि हाँ, यहाँ से मेरा रोड निकलना चाहिए, यहाँ पे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे ब्रिज बन सकता है, यहाँ पे टनल बन सकती है। तो ये सारी चीजें आप टोपोग्राफिकल मैप में देख लेते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मैप स्टडी। डिफरेंट अलाइनमेंट्स आर ड्रॉन ऑन मैप। इसको देख देख के, कंटूर्स, टोपोग्राफिकल एंड कैडेस्ट्रियल। क्रॉसिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड पासिंग मैक्सिमम यूटिलाइजिंग एरिया, ठीक है। कम से कम क्रॉसिंग है, मतलब कम से कम आपके नेचुरल ड्रेनेज मिले, ठीक है। इसका ध्यान रखते हैं हम किसमें? मैप स्टडी में। उसके बाद रिकग्नाइजेंस सर्वे। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें हम फील्ड पे जाके देखते हैं कि जो एक्चुअल में चीजें हमें मैप पे बता रहे थे वो वहां पर है भी या नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चीजें वहां पे एक्चुअल में पॉसिबल है लेकिन मैप में शो नहीं हुई है। ये सारी चीजें हम देखने के लिए क्या करते हैं? रिकग्नाइजेशन सर्वे। इसमें हम क्या करते हैं? खुद विजिट करते हैं, फील्ड पे विजिट करते हैं। उसके बाद आपका प्रीलिमिनरी सर्वे। अब यहाँ पे आपने कुछ जो डिफाइन करके रखे थे, कुछ आपके अलाइनमेंट्स निकाल के रखे थे, वहां पे आप क्या करते हो? सर्वे करते हो। अब वहां पे सर्वे कौन कौन से करते हैं? आपके जो फील्ड सर्वे होते हैं, चेन ट्रांसफर्स, लेवलिंग सर्वे, अदर वेरियस सर्वे आर डन अलोंग विद सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक स्टडी एंड ड्रेनेज स्टडी। ट्रैफिक स्टडी, ड्रेनेज स्टडी, सारे के सारे काम आप किसमें कर देते हो? प्रीलिमिनरी सर्वे में कर लेते हो। सर्वे अलाइनमेंट इज फाइनलाइज्ड इन द प्रीलिमिनरी सर्वे। जैसे आपको रिकॉग्नाइजेशन से मान लो कि 3 अलाइनमेंट आए हैं, ये 3 अलाइनमेंट है जहां पर आप प्राइमरी सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे कर सकते हो। आप तीनों में आपने प्रीलिमिनरी सर्वे करा और आप उसमें से भी बेस्ट एक अलाइनमेंट निकाल के क्या कर दिया? फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए दे दिया। और लास्ट में आता है आपका डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं? पोस्ट निकालते हैं, ठीक है। सारी चीज की पोस्टिंग करते हैं, सारी डिजाइन बनाते हैं, सारा कंप्लीट काम किसमें करते हैं हम? डिटेल सर्वे में, ठीक है। सारा पेपर वर्क। तो मेनली आपने सुना होगा डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वही काम किसमें करते हैं हम? डिटेल सर्वे में। बस एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीपीआर का वर्क किसमें करा जाता है? तो नाम ही उसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो कहाँ करा जाएगा? डिटेल सर्वे में करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनएचडीपी। 2 मिनट। ठीक है, अब एक प्रोग्राम आया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर 2 चीजें बनाने की बात करी गई। एक तो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और दूसरा कॉरिडोर। कॉरिडोर आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटर में क्या बात होती है? देखो, बिफोर हाईवे अलाइनमेंट इज फाइनलाइज्ड, इंजीनियरिंग सर्वे आर टू बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग स्टेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये आपका एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर बनाया गया है, जिसमें कौन कौन सी सिटीज को होगा? दिल्ली से लेकर आपका कोलकाता, कोलकाता से लेकर चेन्नई, चेन्नई से लेकर मुंबई, ठीक है। इस टाइप से एक रोड बनाया गया, ठीक है। अब ये नाम भी लिखे हैं, दिल्ली से कोलकाता जो हाईवे है NH2, NH5, NH4, और मुंबई से दिल्ली वाला NH8। इसी को क्या नाम दिया गया? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ हाईवे इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अप्रोक्सीमेटली 4500 किलोमीटर की टोटल लेंथ रखी थी। ये चीज ध्यान रखना
आपको मेन इसमें पूछ सकता है इसकी सिटी, कि कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट करा गया था। तो कौन कौन सी सिटी आपकी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका कॉरिडोर। अब कॉरिडोर के लिए इन्होंने क्या बोला था कि हम नॉर्थ से, नॉर्थ में श्रीनगर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी, ठीक है, ईस्ट में सिलचर से लेकर वेस्ट में पोरबंदर तक का एक रोड बनाएंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी रखी गई, द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज अप्रोक्सीमेटली 7250, ठीक है, अप्रोक्स है 7250, ठीक है, 7250 की टोटल लेंथ रखी गई। अब इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, सिटीज, कौन कौन सी सिटीज कनेक्ट करिए, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, सिलचर से लेकर पोरबंदर, ठीक है, ये सारे नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन का पार्ट, डेवलपमेंट का पार्ट पूरा हो गया है, खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, geometric design of highway deals with all the dimensions and layout of visual pictures highway such that it provides maximum efficiency and minimum cost and reasonable safety। मतलब आपको रोड पे जो भी दिख रहा है, रोड का क्रॉस सेक्शन बनाना, रोड पे कर्व बनाना, रोड पे अलाइनमेंट बनाना, रोड पे क्रॉस फ्लो बनाना, सारी की सारी चीजें, ये सारा काम हम कहाँ करेंगे, आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन में करेंगे, ठीक है। अब इन सारी चीजों को इस तरीके से बनाना, इस तरीके से इनकी स्टडी करना कि आपको एक प्रॉपर सेफ्टी मिल पाए, ठीक है, उसके बाद आपकी मिनिमम कॉस्ट रहे, आपका नहीं ज्यादा पैसा लग जाए, ठीक है, और एक मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, ठीक है, आपका सारा काम किसी में हो ऑप्टिमम लेवल पर। तो देखो, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डिपेंड्स ऑन सेवरल डिजाइन फैक्टर। अब आपकी जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, बिल्कुल क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में आपका कर्व आ जाएगा, कैम्बर आ जाएगा, ठीक है, सारी चीजें आपकी किसमें जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में, डिवाइडर आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा, ये सारी चीजें। सेकेंड है आपका साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस भी डिपेंड करेगी, ठीक है, साइड डिस्टेंस में आप क्या आती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, फिर आपका आता है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है, तो ये सारी चीजें साइड डिस्टेंस में आ जाएगी। उसके बाद आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेट बैक डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व्स, ट्रांजिशन कर्व्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बाद हम यहाँ पर देखेंगे सुपर एलिवेशन, सारी चीजें किसमें देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट में हम क्या देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे समिट कर्व और वैली कर्व। वर्टिकल अलाइनमेंट समझते हो ना कि रोड की जो लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन है उसके अंदर आपने जो भी ग्रेडियंट दे रखा है वही आपका अलाइनमेंट हो जाएगा। इंटरसेक्शन डिटेल, इंटरसेक्शन पे भी आपको साइड डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन पे आप कितनी साइड डिस्टेंस देते हो, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें देखेंगे, इंटरसेक्शन में। तो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सबको। तो इतना ध्यान रखिए कि डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन में सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। अब फॉर डिजाइनिंग हाईवे एलिमेंट्स द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर। हाईवे एलिमेंट डिजाइन करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, देखो, टोपोग्राफी, बिल्कुल, डिजाइन इज विद ट्रैफिक फैक्टर, डिजाइन अवरली वॉल्यूम एंड एनवायरमेंटल एंड अदर फैक्टर। देखो टोपोग्राफी या फिर टेरेन क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे अफेक्ट करेगी। द टोपोग्राफी और टेरेन कंडीशन इन्फ्लुएंस द डिजाइन स्पीड, देन इन टर्न गवर्न्स द डिजाइनिंग ऑफ हाईवे एलिमेंट। जो आप कैम्बर बनाओगे, सुपर एलिवेशन बनाओगे, कोई सी भी चीज अगर डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपको नीड रहती है स्पीड, और स्पीड आपकी चेंज होगी हर जगह,
आप अगर एक फ्लैट रोड पे चलाओगे तो एक अलग स्पीड पे मूव करोगे, आप हल्की सी चढ़ाई पे चलाओगे तो उस पर अलग स्पीड में मूव करोगे, अगर आपको मैं हिली एरिया से भेज दूँ तो वहां पे अलग स्पीड पे मूव करोगे, अगर आप माउंटेन्स पे मूव कर रहे हो तो वहां पे अलग आपकी स्पीड रहेगी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है, किस पे, आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन पे। So the classification of topography is based on the cross slope of the country and plain rolling mountainous steep. मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करे गए, ठीक है, आपका जो भी एरिया है उसको, एक तो प्लेन, दूसरा रोलिंग, थर्ड है आपका माउंटेनियस और लास्ट है आपका स्टीप। कैसे पता लगाओगे? ऐसा एरिया जिसका स्लोप कितना है 0 से लेकर 10%, 0 से 10% का स्लोप है तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्लेन, ठीक है, ये कैसे आपका प्लेन टेरेन है। अगर 10 से 25% का स्लोप है तो उसको हम बोल देंगे रोलिंग टेरेन। अगर आपका स्लोप 25 से 60 तक का है तो हो जाएगा माउंटेनियस, 60 से ज्यादा का होगा तो हो जाएगा आपका स्टीप। ये चीज एग्जाम में आती है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है, कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं तो इसकी चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड भी पूछी जाती है, कई बार डिजाइन स्पीड पूछी जाती है, तो कम से कम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस वे का डाटा आपको याद रखना है। अब देखो डिजाइन स्पीड कैसे अफेक्ट करेगी, मैंने अभी आपको बताया कि टोपोग्राफी क्या किसको अफेक्ट करती है? स्पीड को, और स्पीड से, स्पीड किस पर डिपेंड करती है? आपकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे किस पर डिपेंड करते हैं? स्पीड पर डिपेंड करते हैं। जितनी स्पीड रहेगी उस हिसाब से हम एलिमेंट्स बनाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो अगर ज्यादा स्पीड है तो आपको सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, कम स्पीड है तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू कम देनी पड़ेगी, ठीक है, तो इससे डिपेंड होता है। The design speed of vehicle depends upon the type of topography and terrain classification and the road over which it moves. Example, national highway, state highway, major district road, other district road and village district road. देखो हर जगह के लिए आपको स्पीड डिफाइन कर दी गई है कि कहाँ पर कितनी स्पीड से आपको मूव करना है। ये डाटा सारा का सारा जितना भी मैंने आपको बताया, इसके पहले की जो टेबल बताई वो भी एज पर आईआरसी थी, ये वाली टेबल भी एज पर आईआरसी है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एज पर आईआरसी, और इसके पहले का डाटा भी एज पर आईआरसी का। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा आपको दिया है वैसा ही आता है। तो देखो अब क्या करना है, रोड क्लासिफिकेशन आपको पता है, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर और विलेज रोड। एक्सप्रेस वे पे रूलिंग स्पीड कितनी रखनी है? 120 और मिनिमम स्पीड 100। किस एरिया में? प्लेन एरिया में। प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप। प्लेन एरिया में रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है, रूलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको 120 और मिनिमम 100। सेम रोलिंग में 100 और मिनिमम 100। माउंटेनियस में मैक्सिमम स्पीड 80 और मिनिमम स्पीड 60। और देखो मेन तुमको किसके लिए ध्यान रखना है? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, उसमें से भी ये वाला डाटा डाटा थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया है कि रूलिंग स्पीड कितनी रखी जाती है आपका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में, ठीक, तो ये चीज याद रखना। आप विलेज रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये अगर आपको याद रहे तो इसको भी याद रखना। आगे देखते हैं, द डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल हेल्प इन डिसाइडिंग द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, विड्थ, क्लियरेंस, साइड डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्व, सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, ग्रेडियंट ऑफ समिट कर्व, ठीक है, ये सारी चीजें जितने भी नाम आए ना, क्या क्या नाम आया आपका, कि डिजाइन स्पीड किस किस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, बिल्कुल, सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट को हम डिजाइन करने के लिए स्पीड का यूज करते हैं। विड्थ, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा व्हीकल मूव करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करते हैं? ज्यादा विड्थ प्रोवाइड करते हैं। साइड डिस्टेंस, क्लियरेंस, रेडियस ऑफ कर्व फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं स्पीड का। सुपर एलिवेशन में भी आप देखोगे स्पीड आएगा। ट्रांजिशन कर्व में भी आप 4 फॉर्मूले पढ़ते हो, चारों में स्पीड आता है। ग्रेडियंट समिट कर्व हो या वैली कर्व हो, दोनों के अंदर स्पीड आपका आता है, ठीक है, तो स्पीड आपकी मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर है वो स्पीड ही है। चलो नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक फैक्टर। ट्रैफिक फैक्टर किससे डिपेंड करेगा? देखो
ट्रैफिक फैक्टर इंक्लूड्स व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। देखो, टू डिजाइन हाईवे एलिमेंट स्टैंडर्ड साइज ऑफ व्हीकल इज कंसीडर्ड इन केस ऑफ मैक्सिमम ट्रैफिक ऑपरेशन। देखो, अगर आपका व्हीकल की साइज डिफाइन नहीं होगी ना, तो आपका ट्रैफिक ज्यादा लगेगा। जैसे अगर सारे के सारे व्हीकल काफी बड़े बनाने लगे, सारे के सारे व्हीकल काफी ज्यादा लेंथ के अगर बन रहे हैं, तो ट्रैफिक ज्यादा लग सकता है। तो सबके एक स्टैंडर्ड साइज फिक्स कर दिया। आप कितनी कितनी साइज किसकी है, किसकी विड्थ भी हमने फिक्स कर रखी है। अगर विड्थ जितनी रहेगी उतनी विड्थ का हम रोड बनाएंगे, उससे थोड़ी सी ज्यादा विड्थ का रोड बनाएंगे। नहीं तो पता चल रहा है कि कोई विड्थ में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बड़ी बड़ी विड्थ के रोड बन रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी विड्थ के व्हीकल बन रहे हैं, तो फिर रोड बड़े बनाने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें फिक्स करके रखी गई है। अब वो कितनी है आगे हम डिटेल में देखेंगे। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड द फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइवर एंड पेडेस्ट्रियन। जैसे कि आप साइड डिस्टेंस से फाइंड करते हो ना, तो वहां पे एक टर्म आता है रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम क्या बताता है कि आप रिएक्ट करने में कितना टाइम लगाते हो। तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, आपकी आई विजन की, जैसे किसी डिस्टेंस पे आपका बोर्ड लगा है, तो सेम डिस्टेंस पे अगर जो नॉर्मल पर्सन को बोर्ड दिख रहा है, तो बाकी सबको भी वो बोर्ड दिख जाना चाहिए। और अगर नहीं दिख रहा है, सबको नहीं दिखेगा, तो हम बोर्ड की साइज बढ़ाएंगे, बोर्ड का फॉन्ट बढ़ाएंगे, बोर्ड को थोड़ा पास लेके आएंगे। ठीक है, अगर स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो उसकी कितनी डिस्टेंस दूर पे हमें वो बोर्ड देना है, ताकि हर किसी को वो बोर्ड दिख जाए और टाइम पे वो ब्रेक अप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक और व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक में आती है। डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, बिल्कुल। जैसे देखो, अगर आपका डिजाइन आवरली वॉल्यूम कितना है, कम है, तो उसके लिए आप ज्यादा बड़ा रोड क्यों बनाओगे। जैसे आज का पूरा दिन है, जिसके अंदर सिर्फ 1 घंटे ही सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता है, बाकी पूरे 23 घंटे कम ट्रैफिक रहता है। तो आप किसके बेसिस पे डिजाइन कर रहे हो, ऑप्टिमम पे डिजाइन करना पड़ेगा ना। अगर मैंने मैक्सिमम पे डिजाइन कर दिया, मतलब वो 1 घंटा जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसी पे डिजाइन कर दे, तो मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो सिर्फ 1 ही घंटा है ना। 1 घंटे के बाद बाकी तो सारा का सारा टाइम जितना भी वहाँ पे लो व्हीकल है, ठीक है, कम वॉल्यूम है, तो हम किस पे डिजाइन करेंगे, ऑप्टिमम वैल्यू पे डिजाइन करेंगे। वो आपको बताया जाएगा कि कितना वेक्टर होता है वो। The traffic volume fluctuate over time, hence the design must be done on the peak hours, but it will be high economical to do so. Hence, designing is being done for a reasonable value of traffic volume termed as design hourly volume. ठीक है, हाई ट्रैफिक पे तो डिजाइन कर नहीं सकते, हम एक डिजाइन फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, 30 हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होता है वैसे। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज एयर पोल्यूशन, बिल्कुल, नॉइज पोल्यूशन, लैंडस्केपिंग, गवर्न द डिजाइन ऑफ हाईवे एलिमेंट्स। हाईवे एलिमेंट्स में ये सारी चीजें जो आपको क्या करती है, अफेक्ट करती है। आगे बढ़ो, आगे देखिए तो हम क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हमारा स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। अब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम क्या क्या बात करेंगे, देखो, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ पेवमेंट आर क्रिटिकल फीचर्स दैट इम्पैक्ट द पेवमेंट longevity, riding comfort, safety, hence they are three cross sectional element of the pavement। अब कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में कौन कौन से आपका टर्म्स आते हैं। फर्स्ट आता है आपका पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, आपका जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन ज्यादा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, स्लिप कम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में। दूसरा है आपका क्रॉस ब्लॉक। क्रॉस ब्लॉक में यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में मेन हम क्या देखेंगे, कैम्बर। ठीक है, क्रॉस ब्लॉक में आपका सुपर एलिवेशन भी आता है, लेकिन सुपर एलिवेशन हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, वो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। उसके बाद आता है आपका विड्थ ऑफ पेवमेंट और कैरेज वे। ठीक है, कैरेज वे की विड्थ कितनी रखें, पेवमेंट की विड्थ कितनी रखें। ठीक है, एक पेवमेंट को हम बोलते हैं, जैसे अगर आपने एक लाइन बना रखा है तो उसको हम बोलते हैं पेवमेंट, और अगर मल्टीपल पेवमेंट का आपने बना के रखा है रोड, तो हम कैरेज वे बोल देते हैं। ठीक है, पर लेकिन कई बार दोनों को, पेवमेंट और कैरेज वे को सेम टर्म में यूज करा जाता है। अगर आपको लेन बोला है, तो लेन से बेकी रोड को कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका डिवाइडर। डिवाइडर भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं, और सेपरेटर भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या रहता है कि दो अपोजिट साइड्स के ट्रैफिक्स को डिवाइड करता है। ठीक है, आने वालों के लिए अलग, जाने वालों के लिए अलग। नेक्स्ट है आपका कर्व। ठीक है, कर्व क्या काम करता है, कर्व मैंने आपको कल बताया था, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही आपका शोल्डर और आपका रोड दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक, अर्बन एरियाज में बताया था मैंने आपको, अर्बन एरियाज में बताया था कि कर्व क्या काम करेगा, आपका डिवाइड करने का काम करेगा, लेकिन
आपका जो हाईवेज है वहां पर कर्व क्या काम करता है, लेटरल स्टेबिलिटी का काम करता है। नेक्स्ट है आपका शोल्डर। ठीक है, शोल्डर भी किसमें आता है, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है आपका। ठीक है, शोल्डर क्यों कहाँ प्रोवाइड करते हैं हम, साइड साइड में, रोड के साइड में प्रोवाइड करते हैं। ये पेव्ड रोड रहते हैं, और पेव्ड रोड का मतलब मैंने आपको बताया है, जिसका सरफेस क्या रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कम रहती है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा स्लोप ज्यादा दिया जाता है। रोड के कंपेरिजन में यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा ज्यादा दिया जाता है। एज पर IRC 0.5% एड करके हम स्लोप देते हैं किसी में, कैम्बर में। ज्यादा क्यों ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि क्वालिटी कम है। क्वालिटी कम है तो बरसात होगी तो पानी क्या करेगा, पेनिट्रेट कर जाएगा रोड के अंदर। और अगर रोड के अंदर पेनिट्रेट करेगा, शोल्डर के अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो शोल्डर आपका फेल हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक, रोड मार्जिन। ठीक है, कितना रोड का एरिया आपने ले रखा है, सारा रोड का कंस्ट्रक्शन, डिवाइडर, ड्रेनेज बनाने के लिए, सब कुछ बनाने के लिए आपने कितना रोड का एरिया ले रखा है, वही आपका रोड मार्जिन है। ठीक है, ये सारा बहुत सा इसमें से डाटा आपको IRC ने गिवन दे रखा है, वो आपको एज इट इज याद रखना है। रोडवे विड्थ। ठीक है, रोडवे विड्थ या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, जैसे कई बार जैसे आप एम्बैंकमेंट के ऊपर रोड बनाते हो तो ड्रेनेज नहीं बनाते, एम्बैंकमेंट पे रोड नहीं बनता तो हम ड्रेनेज बनाते हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के अंदर हम ड्रेनेज को कंसिडर करते हैं, शोल्डर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, आपका ड्रेनेज कंसिडर नहीं होता, शोल्डर कंसिडर करते हैं। रोड लेन या फिर राइट ऑफ वे। इन फ्यूचर आप कितना, आप अगर रोड को एक्सपांड करना है तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा एरिया लेके चलते हैं, तो टोटल आपने पूरा कितना कवरेज ले रखा है पूरे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कि फ्यूचर में भी अगर एक्सपांशन करे रोड का तो हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हमारा पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक किस किस पे डिपेंड करती है, देखो, पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स अपॉन पेवमेंट टाइप। पेवमेंट का टाइप कैसा है, टाइम मतलब रिजिड पेमेंट है या फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ठीक है, या फिर कंपोजिट पेमेंट है या फिर सेमी रिजिड पेमेंट है, किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा। which in turns depends on the availability of material, cost, composition of traffic, climate condition and method of construction available. पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है, मैंने इस पे ध्यान दो। स्किड एंड स्लिप रेजिस्टेंस, स्किड एंड स्लिप रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। दूसरा आपका फ्रिक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है अनइवन इंडेक्स, फिर आता है आपका लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसका लास्ट आपका आता है ड्रेनेज। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किसमें देखनी है, आपका पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो आगे बढ़ो। फर्स्ट है आपका स्किड एंड स्लिप। स्किड का मतलब क्या होता है, स्लिप का मतलब क्या होता है, ये तो सबसे पहले देखो, स्कीडिंग takes place when there is longitudinal moment of wheel is more than rotational movement during the brake। मतलब कि आपने जैसे ब्रेक अप्लाई करा तो अब आपका जो रोटेशन है वो कम हो रहा है, लेकिन आपने ब्रेक अप्लाई कर दिए तो ट्रांसलेशन, जो आपकी गाड़ी आगे आगे तो जाएगी ब्रेक अप्लाई करने से, ऐसा तो होता नहीं कि आपकी गाड़ी अगर स्पीड में है एकदम से अपने ब्रेक अप्लाई करा तो उसके बाद गाड़ी वहीं की वहीं रुकेगी, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अगर ट्रांसलेशन ज्यादा है कंपेयर टू रोटेशन तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कीडिंग। अगर ट्रांसलेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू स्कीडिंग, तो ट्रांसलेशन ज्यादा है कंपेयर टू रोटेशन, तो वो कहलाता है हमारा स्कीडिंग। और इसका अपोजिट हो जाता है अगर रोटेशन मूवमेंट ज्यादा है और ट्रांसलेशन मूवमेंट कम है। ये इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि कीचड़ के अंदर आपकी गाड़ी फंस गई, स्पीड आपने दे रखी अच्छी खासी, गाड़ी का टायर वहीं का वहीं घूम रहा है लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं मूव हो रही, तो ये किसका केस हो जाएगा, आपका स्लीपिंग का। अब एक चीज और ध्यान रखो, प्योर स्किड और प्योर स्लिप भी बोला जाता है। क्या बोल रहे हो, ठीक है, प्योर स्किड और प्योर स्लिप भी बोला जाता है। प्योर स्किड कब बोला जाएगा, कि आपने फुल ब्रेक अप्लाई कर दिया, आपका गाड़ी का टायर रोटेट ही नहीं कर रहा है, अब आप जा रहे हो स्लिप खाते हुए, सॉरी स्किड करते हुए बहुत आगे जा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर स्किड वाला फॉर्म। और अभी जो मैंने आपको कीचड़ वाला बताया कि आपकी गाड़ी एक सेंटीमीटर भी मूव नहीं कर रही है लेकिन आपका टायर वहीं का वहीं रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्योर स्किड। ठीक है, देखो
फॉर प्योर स्पीड रोटेशनल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो, रोटेशनल मूवमेंट कैसा हो जाना चाहिए जीरो, ट्रांसलेशनल मूवमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। प्योर स्लिप रोटेशनल मूवमेंट कैसा हो जाना चाहिए आपका नॉट इक्वल टू जीरो, और ट्रांसलेशन मूवमेंट हो जाना चाहिए आपका इक्वल टू जीरो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे, देखो कल हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में हम पढ़ेंगे लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि जो रोड की डायरेक्शन में जो हम लेंथ कंसिडर करते हैं, जो फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं वो आपको हो जाएगा लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन, और रोड की ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन हम कंसिडर करते हैं वो हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स फ्रिक्शन। लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन की हमें एक फिक्स वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू होती है 0.15, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल फ्रिक्शन की आपकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, और हम यहाँ देखेंगे अनइवननेस इंडेक्स। अनइवननेस इंडेक्स का मतलब होता है कि कितने अंडुलेशन से आपके रोड में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना कि खड्डे कितने हैं, तो कितने ज्यादा अंडुलेशन है, उसके बेसिस पे हमें कुछ एक टेबल बना के दी है कि हमारा रोड सही है, पोर है, बेड है, ठीक है, या फिर अनकंफर्टेबल रोड है, तो इस टाइप से हमें टेबल देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर ड्रेनेज वाली चीजें देखेंगे। ठीक है, ये कल ये सारा काम हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।